ये है बेसिक स्कूल के कक्षा 6 के बच्चों की गणित की पुस्तक सीखे गणित। हम लोग इसकी इकाई 3 पूर्णांक की अभ्यास 3B के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे और करते भी जाएंगे। पहला है निम्नांकित प्रश्नों, पहला और दूसरा प्रश्न ये और ये में केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर खंड का और खा में हम समझेंगे कि बीच की जो इनकी संख्या है वो पटल वाली संख्याओं से किस तरह से संबंधित है और वही संबंध हम गा में लागू करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम का को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके चारों ओर जो संख्याएं लिखी हैं उनको जब हम जोड़ लेते हैं यानी 4 + 15 कर लेते हैं, उसी में प्लस करते हैं -3 का और -7 का। देखिए 4 + 15 प्लस -3 प्लस -7। अब ये चीज हम सीख चुके हैं कि अगर प्लस माइनस दोनों चिन्ह है तो वहां पर माइनस ही माना जाता है। तो देखिए 19 हो गया 15 और 4 का योग, और इधर -3 -7 जुड़ के -10 हो गए। अब 19 से 10 निकल जाएगा क्योंकि प्लस माइनस होंगे तो माइनस ही लगेगा। 19 से 10 निकलेंगे तो 9 आ जाएगा और वही यहाँ बीच में लिखा है। अब यही चीज हम खा खंड में भी करके देखते हैं। किनारे वाली संख्याओं का हम योग करते हैं तो 21 और ये -13, देखिए 21 और प्लस -13, फिर +11 और फिर +9। अब यहाँ पर भी वही बात है, माइनस वाली संख्याएं एक साथ जुड़ेंगी, 13 और 9 एक साथ जुड़ेंगे तो -22 हो जाएगा और 21 11 जुड़ के 32। अब 32 से 22 निकला तो 10 आ गया, वही बीच की संख्या है। यही प्रक्रिया हमें गांव में भी लागू कर देनी है। तो गांव में देखिए 17 + 14 हो जाएगा और प्लस -15 और प्लस -18। तो देखिए माइनस वाली संख्या एक साथ जुड़ के -33 होंगी और प्लस वाली जुड़ के हो जाएंगी 31। अब 31 - 33, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि निरपेक्ष मान किसका बड़ा है, यानी चिन्ह पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि निरपेक्ष मान यहाँ 33 बड़ा है। 33 से 31 निकल जाएगा तो आ जाएगा 2। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या का ही निरपेक्ष मान बड़ा है। तो उत्तर आ गया -2। हम -2 में यहाँ पे टिक कर देंगे। अब इसी का संबंधित है इसी नियम से इसी का दूसरा प्रश्न। तो वहां पर भी देखिए हमें ये देखना है कि जो किनारे संख्या लिखी है ये बीच वाली संख्या से किस तरह से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं चूंकि पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का घटाना ही है तो यही इसमें कोई ना कोई तरीके से करना है हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 और 11 का जोड़ 26 आ रहा है। 19 और -3 का जोड़ जब हम कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। अब 26 और 16 का अंतर 10 है और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यही चीज हम खंड खा में भी करके देख रहे हैं। तो 10 + 7 जब कर रहे हैं 17 आ रहा और दूसरी तरफ 5 और 4 का योग 9 आ रहा। 17 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो ये 8 आ रहा जो कि बीच की संख्या है। अब हम यही प्रक्रिया गा में भी करेंगे। 12 में 6 जोड़ लिया तो 18 आ गया। 5 में 8 जोड़ लिया तो 13 आ गया। अब 18 और 13 का अंतर हम देख रहे हैं कि 5 है तो इसका ये सही हो जाएगा 5। तीसरे प्रश्न में हमें ये खाली जगह भरना है। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। और 2 धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा धन पूर्णांक होता है और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। ये सब हम पहले सीख चुके हैं। 4 नंबर कह रहा है सत्य अथवा असत्य बताइए। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। ये एकदम सत्य है। जैसे कोई पूर्णांक हमने मान लीजिए 5 ले लिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -5 और 5 और -5 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब कह रहे हैं 0 ऋण पूर्णांक है। नहीं, 0 ना तो ऋण पूर्णांक होता है ना धन पूर्णांक होता है, इसलिए ये असत्य है। अगला है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। ये भी असत्य है क्योंकि ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक ही होगा। घ है किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। ये एकदम सत्य है क्योंकि 0 के जोड़ने से पूर्णांक का मान परिवर्तित नहीं होता। 4 नंबर है 1 ऋण और 1 धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा। ये असत्य होगा
क्योंकि हम संख्याओं का निरपेक्ष मान में ही योग और अंतर कर लेते हैं। तो अगर धन संख्या बड़ी होगी यानी धन पूर्णांक बड़ा होगा तो उत्तर धन पूर्णांक आएगा, और अगर ऋण पूर्णांक का निरपेक्ष मान बड़ा होगा तो उत्तर ऋण पूर्णांक आ जाएगा। अगला है संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। हाँ, ये तो समान दूरी पर होंगे ही। फिर है दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये एकदम सत्य है।